अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सैयद अमदाद शाह। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं मौजूद हूँ अरसलान रिजवी साहब के साथ, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। आज हम इनकी गाड़ी में मौजूद हैं 2012 टोयोटा प्राडो 2012 और ये फेस लिफ्टेड है 2020 के अंदर। तो अरसलान भाई से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप व्यूअर्स के लिए अगर कोई गाड़ी की आपने सिलेक्शन करनी है, कोई चॉइस करनी है तो आपके लिए आसानी हो जाए। अरसलान भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, गाड़ी आपने 2012 में परचेज करी थी या क्या था? एक्चुअली 2018 में मैंने इस गाड़ी को इंपोर्ट किया और उसके बाद से मैं चला रहा हूँ। 2018 में ही इंपोर्ट हुई है गाड़ी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी 18 में कराई है? रजिस्ट्रेशन भी 18 की। सर 18 में रजिस्ट्रेशन कराई है तो आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कुछ याद है कि क्या थी? यार समवेयर अराउंड, मुझे जो एग्जैक्टली अमाउंट नहीं याद, लेकिन मैं फाइलर हूँ तो उस बेसिस से मेरे ख्याल से 56 या 60,000 दिए थे मैंने। ठीक है, और अभी इस टाइम पे तो बढ़ गए हैं इसके रेट तक। तो फाइलर के नॉन फाइलर के समवेयर अराउंड कोई 1,50,000 थे, 1,45,000 थे। सही है, सही है। अच्छा सर, ये मुझे बताएंगे क्या नाम है, 2700 सीसी गाड़ी है। हमारे पास जो 2700 सीसी नॉर्मल पेट्रोल फॉर्च्यूनर मौजूद है मार्केट के अंदर, वो काफी अंडर पावर फील होती है। बिल्कुल। आप के हवाले से ये कैसी गाड़ी है 2700 सीसी के हिसाब से? गाड़ी यार वैसे देखी जाए तो अंडर पावर कहीं से भी नहीं है। सही है। कंपैरेटिवली 4000 सीसी की अगर बात की जाए, 4000 सीसी की अगर बात की जाए, जो प्राडो के अंदर 4000 सीसी इंजन आता है, तो उसके कंपैरेटिवली में थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन अंडर पावर नहीं है गाड़ी। आप जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको शूट पे लेके जाऊं तो ये बिल्कुल ही देखें आप, स्मूथली उठ रही है, कहीं से भी आपको घुट्टी भी नहीं दिखेगी गाड़ी। सही स्मूथ है, कहीं से भी, यानी आप ये नहीं कह सकते मतलब आप इसको ओवर, मतलब उसमें नहीं कहेंगे कि क्या नाम है ये अंडर पावर मार रही है। अच्छी पावरफुल गाड़ी है। ठीक है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि उस वक्त 2018 में आपको ये क्या कॉस्ट करी थी, और क्या आपके पास इस तरीके के कोई और ऑप्शन भी थी कि आप देख रहे थे कि यार नहीं, कि मैंने प्राडो के अलावा मेरे पास पुराना मॉडल लैंड क्रूजर का भी अवेलेबल है या फॉर्च्यूनर का भी उस वक्त आपके पास ऑप्शन था, तो आपने स्पेसिफिकली सिर्फ प्राडो के लिए ही अपना परचेज डिसीजन बनाया हुआ था या कोई और भी गाड़ी आपकी नज़र में थी? अच्छा, मैंने फॉर्च्यूनर देखी थी, यानी जिस वक्त मैं ये ले रहा था तो उसके पैसों में और फॉर्च्यूनर के पैसों में काफ़ी डिफरेंस था। बिल्कुल। मुझे फॉर्च्यूनर 0 मीटर भी जो है वो इससे बहुत कम प्राइस की मिल रही थी, लेकिन मैं फॉर्च्यूनर पे इसलिए नहीं गया क्योंकि फिर वो प्राडो का एक कंपैरिजन किया मैंने, तो कंपैरेटिवली प्राडो अच्छी गाड़ी है फॉर्च्यूनर की। और अगर देखा जाए उस एतबार से कि मैं उस पर क्यों नहीं गया, क्या कहते हैं, ZX पे या लैंड क्रूजर की जो भी आप वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ा ये रहता है क्योंकि प्राडो इटसेल्फ, आप ये समझ लें कि ये हॉट कैश गाड़ी है। ठीक है, गली के नुक्कड़ में भी खड़े करके बेचेंगे तो बिक जाएगी। सही है। ठीक है। हाँ, प्राइस के जो वो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कितने की पड़ी थी, तो मुझे ये 2018 के अंदर रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के समय 98 लाख की पड़ी। इंश्योरेंस वगैरह करा के करोड़ रुपए की मुझे गाड़ी पड़ गई थी। सही है। तो मतलब आपका ओवरऑल डिसीजन ये था कि आपने लोकल मार्केट भी टच करी थी, दीगर मार्केट भी टच करी थी, इंपोर्टेड और भी गाड़ियां जो आती थी प्राडो वगैरह जो पुरानी थी, उसमें सबसे बेटर आपको ये लगी? क्योंकि ये मैंने जब गाड़ी इंपोर्ट की तो उस वक्त ये 24,000 किलोमीटर चली हुई थी, यानी आप ये समझें कि बिल्कुल एज न्यू थी। बिल्कुल 0 मीटर वाली। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि आपने इसको अभी आई गेस कुछ रिसेंटली पहले फेस लिफ्ट भी कराया है। जी। तो ये आपको ये फेस लिफ्ट जो है ये कितना कॉस्ट किया है और कौन से मॉडल पे आप इसको लेकर आए हैं? अच्छा, ये 2012 से फेस लिफ्ट जो था ये मैंने कराया 2019 के अंदर। ठीक है। तो उस वक्त इसकी बुगाटी लाइट्स जो है वो बिल्कुल एक नई लाइट्स आई हुई थी, वो रिंग सी होती है आई गेस। ठीक है। और उसके बाद जो है इसकी TRD ग्रिल्स लगवाई थी मैंने इसके नीचे जो बम्पर डाउन करवा देते हैं लोग, जो यानी बॉडी किट लगाते हैं, वो नहीं लगाई क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ कच्चे में चलना या कहीं ऐसी जगहों पे जाना ऊपर नीचे उस पर वो टूट जाते हैं। ठीक है। तो मैंने इसको एज इट इज जो 2020 का या 2019 का जो मॉडल लॉन्च हुआ है तो एज इट इज उसको उसी शेप के ऊपर रखा। बस आपने फ्रंट की लाइट्स और ग्रिल चेंज कराई, पीछे कुछ चीजें चेंज कराई हैं, बोनट चेंज कराया। क्या कॉस्ट आपको किया था
ये फेसलिफ्ट? ये उस वक्त मुझे समवेयर अराउंड कोई 7.5 लाख रुपए के करीब कॉस्ट किया था, जिसके अंदर मैंने ये टेस्ला एलसीडी भी लगवाई LCD थी वगैरह सारी चीजें। अच्छा, टेस्ला एलसीडी वगैरह पे तो हम बाद में आते हैं। मुझे पहले ये बताइएगा कि ये आपने सारे जेन्युइन पार्ट्स लगाए थे? सारे जन इसी वजह से आई गेस आपका जो फेसलिफ्ट है वो काफी महंगा है। क्योंकि एक और इसके अंदर आता है, वो उन्होंने ऑप्शन दिया था, लेकिन वो यानी फेड हो जाता है और ठीक है। इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं है उसकी जितनी इसकी है। अच्छा, इसमें बोनेट वगैरह भी चेंज हुआ है? जी, बोनट चेंज हुआ है और ट्रंक भी चेंज हुई होगी? ट्रंक चेंज नहीं हुआ है, बोनट चेंज हुआ है, इसके साइड के फेंडर्स चेंज हुए हैं। सही है। ठीक है, तो बाकी ट्रंक वही है और बम्पर इसका जो है वो पिछला शायद चेंज किया था उन्होंने, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्योंकि 1 साल हो गया था। सही है। तो मतलब मिला जुला के आपको 2020 पे गाड़ी लेकर आने में तकरीबन कोई मैं मतलब एक एस्टिमेटेड रफ एस्टिमेट है 1.10 तक की पड़ गई है आपको? हाँ, कैसे 1.1 की 1.7 यानी आप ये कह लें कि 1 करोड़ 7.5 लाख रुपए की पड़ गई। ठीक है। उसमें टेस्ला वगैरह भी थी? टेस्ला ठीक है। तो बहुत फिर तो नॉमिनल है। मैं समझ रहा हूँ सिर्फ फेसलिफ्ट आपको क्या नाम है सारी चीजें उसमें, फ्रंट कैमरा था, बैक कैमरा ऑलरेडी था उस वक्त भी। सही है। मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको अपडेट किया। अच्छा, ये बताएं सर, आप इसको कभी कोई लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए हैं या कभी कोई रैली पार्टिसिपेशन करी हो या कभी कोई ऑफ रोडिंग करी हो गाड़ी के ऊपर? तो ज़रा मुझे गाड़ी के एक तो लॉन्ग ड्राइव के बारे में बताएं कि लॉन्ग ड्राइव पे कैसा रिस्पॉन्स है, इसका क्या एवरेज है और ऑफ रोडिंग में इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है? अच्छा, ऑफ रोडिंग का शौक बहुत रहा है, लेकिन इत्तेफाकी तौर पे टाइम नहीं मिल सका जिस बेसिस के ऊपर जा सकता रैली वगैरह के अंदर। हाँ, लॉन्ग रूट पे जहाँ तक आप बात करते हैं तो मैं इसको हैदराबाद तक लेके गया हूँ, कराची टू हैदराबाद। ठीक है। हैदराबाद से यहाँ बहरहाल वो इतना हम कंसीडर नहीं करते कि वो लॉन्ग ड्राइव है, लेकिन वैसे देखा जाए तो एक शहर से दूसरे शहर वाली सिचुएशन है। तो उसके ऊपर इसका एवरेज जो मुझे रहा है वो 7.5-8 का एवरेज इस गाड़ी ने मुझे दिया हाईवे के ऊपर। ठीक है। और अगर हम बात कर लें कि विद इन सिटी के हमारी क्या सिचुएशन है, तो 6.5-7 रहता है किलोमीटर पर लीटर के ऊपर। ठीक है। तो एवरेज तो हमने डिस्कस करा है। अच्छा, ऑफ रोड में आपने जैसे बताया कि कभी आपने इसकी कैपेबिलिटी को मतलब यूज़ नहीं किया, लेकिन कभी कोई इसके अपना 4x4 फीचर को भी यूज़ नहीं किया आपने? एक बार लग गया था गलती से मेरे ड्राइवर से, तो उसने वो शायद तो गाड़ी चलाते हुए मुझे वो डिफरेंट बड़ा जो है ना एकदम से महसूस हो रही थी गाड़ी चलती हुई, हैवी सी लग रही थी। तो फिर क्योंकि नॉर्मल रोड पे चला रहा था मैं, सही, तो फिर मैंने जाके देखा तो इसका ये डिफरेंशियल वाला मामला हुआ था, तो फिर मैंने उसको नॉर्मल किया। वैसे मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ है कि जिसके बारे में मैं आपको बता सके ऑफ रोड के हवाले से। ठीक है। अच्छा सर, मुझे इस गाड़ी के अंदर 2012 में, जाहिर सी बात है उस वक्त गाड़ियों में, आज की गाड़ियाँ जो 2020 के मॉडल्स हैं उसमें काफ़ी नए फीचर्स आ चुके हैं। 2012 के हिसाब से आप मुझे ज़रा ये बताएंगे इसमें फीचर्स आपको क्या क्या दिए गए थे उस वक्त? अच्छा, इसके अंदर जो मुझे फीचर्स मिले, क्योंकि TX है, ठीक है, 7 सीटर है, सनरूफ है नहीं, एक TX के अंदर जो है सनरूफ वाला अभी वेरिएंट आया है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे मिल जाए वो, लेकिन वो गाड़ियाँ मुझे बहुत चली हुई मिल रही थी जो लोकल मार्केट के अंदर हमारे अवेलेबल थी उस वक्त। ठीक है। तो ये मुझे जापान में मिल रही थी, मेरा दोस्त है जिसने इम्पोर्ट करा के दी। सही है। तो उस बेसिस के ऊपर यही एक मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन था। अच्छा, इसके अंदर जो हमें फीचर्स मिले वो फीचर्स हमें ये मिल गए कि इसकी ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं, ठीक है, एडजस्टेबल लाइट्स खुद ही हो जाती हैं, और अल्लाह भला करे इसके अलावा इसमें ये पीछे इनकी सीट्स का यानी ये कह लें कि एडजस्टेबल है हर तरीके से। मतलब वो आप कंफर्टेबल उसको मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हवाले से। बाकी जो नॉर्मल फीचर्स आते हैं स्टीयरिंग के, ठीक है, स्टीयरिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है टेलीस्कोपिक में। और ये मुझे बताया सीट भी इसकी सारी पावर्ड है? नहीं, सीट पावर्ड नहीं है, लेकिन कुछ फीचर्स इसमें पावर्ड वाले हैं, कुछ मैनुअली जो चल रहे हैं वो अच्छा चल रहे हैं उसी मतलब आगे पीछे और ऊपर नीचे जो करते हैं हम नॉर्मली जो सीट की एडजस्टमेंट होती है वो पावर्ड है? पावर्ड, बिल्कुल। बाकी जो देखा जाए तो जैसे ये आगे पीछे हम जिस तरीके से कर रहे हैं, जी, तो उसको जो है हमें मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। अच्छा, दोनों सीट के साथ है या सिर्फ ड्राइवर सीट है? सिर्फ ड्राइवर सीट है। नहीं, वैसे तो इसकी सारी सीट जितनी भी है वो मैनुअली वैसे ऑपरेट हो रही है। ठीक है। वैसे आपको जो ये मैंने ऑटो वाला फीचर बताया पावर वाला, वो दोनों सीट्स पे आपकी भी अवेलेबल है, मेरे वाले मतलब फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के साथ? बिल्कुल, ड्राइवर के पास। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अपना अभी मैं घर बैठा हुआ हूँ,
एसी गाड़ी का बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और कभी एसी के हवाले से कोई प्रॉब्लम आई हो कि नहीं यार इसने कोई प्रॉब्लम करी हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र, एसी बड़ा अच्छा है, क्लाइमेट कंट्रोल है, अपने हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो जाता है। सही है। और अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा, 7 सीटर का आपने मुझे बताया, कभी 7 सीटर पे कोई प्रॉब्लम आई हो बैक वाले बंदों को? क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास एसयूवीज अवेलेबल हैं, वो चाहे प्राडो क्यों ना हो, V8, मैं लैंड क्रूजर V8 की बात कर रहा हूँ, वो चाहे V8 क्यों ना हो, उसमें भी जो ना बैक वाली जो सीट होती है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है। जो लास्ट की 2 सीट्स होती हैं वो बड़ी अनकंफर्टेबल होती हैं। तो कभी आपके साथ कोई ऐसा हुआ वाकया कि आप कहीं जा रहे हों और जो पीछे बंदे बैठे हों वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हुए? अच्छा, तो उसकी ज़रा मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हमारे पास जो है वो बंदे कम है, तो हम को टेस्ट नहीं कर सकते, तो आपसे सिर्फ आपका फीडबैक ले रहा हूँ। अच्छा, पीछे वाली जो बैक बिल्कुल सीट्स हैं, उसका मामला ये है कि वो ऑब्वियसली हम जितने 6 फीट 2 इंच के लोगों के लिए नहीं है, या 6 फीट के लिए ठीक है, नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है। 14-15 साल के 16 साल के बच्चे इजीली बैठ जाते हैं। वही वाला मामला है जैसे फॉर्च्यूनर के अंदर है कि फॉर्च्यूनर के अंदर अगर मैं पीछे जाके बैठना चाहूँ तो मैं नहीं बैठ सकता। उसकी वजह यह है कि एक तो हाइट है, दूसरी बात है कि क्या नाम है, आपके जो घुटने हैं वो जाके फ्रंट सीट पे जो है ना अंदर लगता है घुस रहे हैं बिल्कुल। तो ये हमारे साथ तो ये मामला रहेगा, लेकिन वैसे अगर देखा जाए एक बंदा बैठा हुआ है तो हम थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आपको कंफर्टेबल वाली सिचुएशन देखनी है तो वो बच्चों के हिसाब से 15-16 साल के लोगों के हिसाब से उनके लिए बिल्कुल सही। बाकी जो मिडिल वाली सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत, इसका रूम बड़ा अच्छा है, स्पेशियस है गाड़ी। फाद भाई आप लोगों का मेरे ख्याल से ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। हम लोग सीट्स अपनी बिल्कुल पीछे करी हुई है, बिल्कुल पीछे करी हुई है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे कुछ इसके जो मैंने आपसे जैसे बात करी माइल्ड फीचर्स जो आप मुझे बता रहे थे, उसके अंदर आपने मुझे बताया इसकी ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी हैं, विंडशील्ड वाइपर इसके अंदर ऑटो में है? नहीं, ऑटो में मैनुअल है। उसके अलावा कोई इसके अंदर फीचर्स? बाकी इसके अंदर बस वही एडजस्टेबल वाली सिचुएशन है। इसके अंदर रूम दिया हुआ है इसका। अच्छा, इसके अंदर कोल्ड रूम वो ये, अच्छा ये है। और हॉट भी है और सिर्फ या कोल्ड है? दोनों ऑपरेट करता है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या नाम है, गाड़ी के सेफ्टी फीचर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कितने एयरबैग्स मौजूद हैं? एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि एयरबैग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। 2 आपके पास लगे हुए हैं, 2 मेरे पास लगे हुए हैं, पीछे लगे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से कोई 7 से 8 एयरबैग्स होंगे पूरी गाड़ी के अंदर। 7 से 8? हाँ बिल्कुल, 8 तो मेरे ख्याल से मेरा भी अपना ख्याल है। तो सर मैं फीचर्स की बात कर रहा था आपसे, तो फीचर्स में जैसे मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी हैं, तो मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह का फीचर के भी बताएं, और साइड पे मुझे कुछ और बटन्स वगैरह और स्विचेस वगैरह भी दिख रहे हैं, उसके बारे में ज़रा थोड़ा बताएं। अच्छा, इसका ये मल्टीमीडिया का जितना भी है वो लेफ्ट हैंड साइड वाली सिचुएशन पे है, ठीक है। और जितने आपकी फ़ोन की कॉल रिसीविंग है, कॉल एंडिंग है, वो सारी की सारी यहाँ पर है। बाकी जो स्पीडोमीटर के अंदर आपके जितने ऑप्शंस दिए गए होते हैं वो हम यहाँ से ऑपरेट कर लेते हैं। सही है। बाकी जैसे हम मिसाल के तौर पे कहीं जा रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, कोई भी चीज़ है, तो इन बिटवीन किसी कॉल आ जाती है तो हमारे पास यहाँ पे म्यूट ऑप्शन भी है, तो हम डायरेक्टली म्यूट ऑप्शन वो कर लेते हैं। बाकी ये सेंसर का एक बटन दिया हुआ है इसके अंदर, ये किस चीज़ का है? सेंसर का है कि गाड़ी का डिस्टेंस के ऊपर वो आपको अलार्म कर सके। अच्छा, वो उसी हिसाब से इसमें ये सेंसर का भी एक फीचर दिया। ठीक है। अच्छा, ये ड्यूअल एसी नहीं है? ड्यूअल एसी। अच्छा, ड्यूअल एसी है। और इसके अंदर जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो ड्यूअल है, ये लग्जरी है? और वैनिटी मिरर्स वगैरह भी आएगा दोनों साइड्स पे अवेलेबल हैं, लाइट्स के साथ, पीछे भी लाइट्स वगैरह अवेलेबल हैं। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि गाड़ी में जो स्पेस है, ठीक है ना, नॉर्मली जो मैंने देखा है फॉर्च्यूनर वगैरह के अंदर, उसमें थोड़ा सा जो है ना कहने को तो वो भी एसयूवी है, लेकिन थोड़ा सा ना वो कॉम्पैक्ट सी हो जाती है, कॉम्पैक्ट सी एसयूवी है। और जाहिर सी बात है प्राडो अगर आप उसको देखें, उसके कंपेयर में अगर उसको देखेंगे तो बहुत एक बड़ी और लग्जरी कार लगती है। तो आपको कभी कोई स्पेस का प्रॉब्लम हो या कुछ इस तरीके का आपको प्रॉब्लम फील हुआ हो कि यार नहीं यार यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए थी? अच्छा, जो मैंने आपसे बात शुरू में की थी कि मैंने फॉर्च्यूनर क्यों नहीं ली, उसका रीज़न ही यही था। उसका रीज़न ही सिर्फ ये था कि उसकी जो गाड़ी की स्पेस थी उसका प्रॉब्लम था, ठीक है ना। तो इसी बेसिस के ऊपर जो है वो मैंने आपको छोटी लग रही थी वो उस हिसाब से। जबकि ऑल दो मेरे इतना यूज़ नहीं है, गाड़ी ड्राइवर इस्तेमाल कर रहा होता है, मैं होता हूँ या मेरी वाइफ होती हैं, ज़्यादातर जो हम चला रहे होते हैं। यानी पूरी अभी तक इसकी जो कैपेसिटी है, जितनी स्पेस है, वो हमने यूटिलाइज़ नहीं किया है। लेकिन यह है कि उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट, यानी एक आपको आइडियल जो गाड़ी जिसको आप कहना चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, टायर का बताएं कि टायर साइज इसके अंदर कौन सा अवेलेबल था, ओरिजिनल था या आपने आफ्टर मार्केट कोई लगवाए? नहीं, रिम इसके साथ ही आए थे तो ओरिजिनल? हाँ, जो ओरिजिनल आए हुए हैं, जो टायर्स इसके आए हुए हैं वो ओरिजिनल जापान से वैसे ही आए हुए हैं। बिल्कुल मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास जो गाड़ी चली हुई आई थी वही इतनी कम चली हुई थी कि बिल्कुल 0 मीटर वाली सिचुएशन थी। ठीक है। तो मुझे कोई भी चीज़ आफ्टर मार्केट कराने की जरूरत नहीं पड़ी सिवाय फेस लिफ्ट के। फेस लिफ्ट के। तो उसके बाद आपने अभी तक कितनी चला ली है? 24,000 पे आपने ली थी? गाड़ी चला ली है समवेयर अराउंड 42,000 टोटल हो गई है। तो मतलब अभी तक टायर वगैरह भी आपने चेंज नहीं कराए चेंज। बाकी गाड़ी मेरी टोयोटा से मेंटेन होती है। सही। तो बस वहाँ से मेंटेनेंस रखी हुई है। ऑयल जो है वो सिंथेटिक डालते हैं हम। ठीक है। तो उसका जो है वो आपने, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया कि आपने अभी बात करी है ऑयल वगैरह की, तो आप मुझे ये बताएं कि जो टोटल आपको पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉस्ट क्या करती है जब, और कितने पे आप कितने किलोमीटर से करवाते हैं? अच्छा, एक तो सूरत हाल ये है कि जो मैं इसका ऑयल डलवाता हूँ वो जैपनीज ऑयल है। ठीक है। वो आता है टोटाची के नाम से। टोटाची के नाम से। तो ठीक है। अब जो है वो सिर्फ यहाँ पे हमें डिफेंस में मिलता है, तो वहाँ से जाके परचेज करता हूँ। तो आप ये समझ लें कि मुझे उसके समवेयर अराउंड कोई 6 लीटर ऑयल लेना पड़ता है। ठीक है। तो वो मुझे कॉस्ट करता है समवेयर अराउंड, एक है 5,700। तो ये आपके होगा तकरीबन 11,500 रुपये का। आप ये समझ लेंगे मुझे ऑयल पड़ता है। ठीक है। और बाकी की जो मेंटेनेंस है उसका बिल मेरे पास 4,500-5,000 रुपये का इसका ऑयल फिल्टर। यानी आप ये समझ लें कि मैं हर 5वें महीने कराता हूँ, तीसरे महीने नहीं कराता। तो जापानीज ऑयल यूज करने का कोई स्पेसिफिक रीजन है आपका? एक तो गाड़ी बड़ी स्मूथ रहती है, जो मैंने नोट किया है जब से मैं वो ऑयल, क्योंकि मैं अपनी दूसरी गाड़ी में भी वही डाल रहा हूँ। ठीक है। और काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है कंपैरेटिवली मार्केट के, लेकिन यह है कि उसका जो वैसे देखा जाए कि यानी जो आपको माइलेज जो देती है तो वो ज्यादा देती है। माइलेज कितने पे चेंज कराते हैं? 10,000 पे चेंज कराता हूँ। अच्छा, वैसे 10,000 उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि आप 14,000 के ऊपर चेंज कराएं, लेकिन फिर भी मैं 8,500, 9, 10,000 मैक्सिमम पे चेंज करा लेता फिर तो मतलब वो आपको नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मली अगर आप बाहर से करेंगे तो आपको 5,000 पे चेंज कराना पड़ेगा। जैसे मैं नॉर्मली अगर बाहर से कराता हूँ, मेरे पास डीजल है तो मैं उसको 5,000 पे मैं चेंज करवा लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद जो मुझे वो पड़ती है, तो यानी अगर आप वैसे देखा जाए तो मुझे वो थोड़ा एक बार का तो आपको हर 3 महीने पे चेंज कराना पड़ता है। जी जी। मैं 5 महीने में भी चेंज कराऊँ तो ऑयल की कंडीशन मेरी बिल्कुल एज इट इज वैसी रहती है। सही, यानी सही। खराब नहीं होता कोई चीज़, जैसे कलर में चेंज आ जाता है वो भी कुछ नहीं होता। सही है। ऑब्वियसली इंजन का भी एक फ़र्क है, लेकिन यह है कि उसके बावजूद ही मुझे उस हिसाब से बड़ी अच्छी मेंटेन वो रहती है गाड़ी। सही है, सही है। आपने आफ्टर मार्केट कभी कोई चीज़ लगवाई हो शेरशाह से मंगवा के, या कोई ब्रांड न्यू चीज़ खरीद के लगाई हो, तो आपको कोई आइडिया है कि क्या महंगे पार्ट्स हैं इसके या सस्ते पार्ट्स हैं? अच्छा, वैसे देखा जाए तो इटसेल्फ प्राडो के जो मामलात हैं वो मुझे नहीं लगता कोई इतने ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है। क्योंकि लोगों के पास गाड़ियां हैं, चीज़ें हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे अब सामान अवेलेबिलिटी है और आसानी से अवेलेबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिकल है। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि महंगे होंगे। ठीक है। तो नहीं, मैंने बड़ी गाड़ी के हिसाब से तो देखिए जाहिर सी बात है महंगे होंगे। थोड़ा सा कंपैरिजन उसका किया जाए तो उस हिसाब से कि आप एक नॉर्मल सुजुकी किसी गाड़ी का आप वो लेते हैं तो वो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है, और जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप अपग्रेड करते रहते हैं वो उसी हिसाब से पैसों में, लेकिन इकोनॉमिकल है, कोई इतनी ज़्यादा जो है वो महंगी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ठीक है अरसलान भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक लास्ट बात मैं वापस पूछूंगा, ट्रंक स्पेस का बता दें मुझे। ट्रंक स्पेस बहुत अच्छी है, और इतनी है कि आप सुकून से जो है वो कोई 8 सूटकेस इजीली डाल सकते हैं उसमें। सारी सीट्स इसकी हैं भी फोल्डेबल है, तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं। सारी सीट्स जो है वो नीचे हो जाती हैं, तो वैसे भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ट्रंक की अपनी खुद की स्पेस काफी ज्यादा है। अगर आप इसके बाद अगर मैं पीछे वाली 3 सीट्स खोल देता हूँ तो उसमें उसके बाद भी जगह बचती है? उसके बाद जगह बचती है, लेकिन वो कम है। फिर वो कम है। अगर आप वो पीछे की सीट्स खोलते हैं तो उसके बाद आपको ट्रंक स्पेस थोड़ी सी कम मिलती है। वो फिर आपको, आप ये समझ लें कि जो नॉर्मली आप सामान रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रूट के ऊपर फिर आप वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है सलान भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने रिव्यू दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह ताला। और आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड एनेबल द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस इमीडिएटली। फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला, फिर किसी रिव्यू के अंदर आपके सामने हाजिर हूँगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।